तो बीजेपी में खींचतान शुरू हुआ घमासान। बीजेपी के घर में एक सियासी उठापटक शुरू हो गई है और यह उठापटक क्या बगावत की बू लेकर आई है? यह जिक्र क्यों किया जा रहा है? मसला सिर्फ और सिर्फ किशोर उपाध्याय या दिनेश धने के बीच कोल्ड वॉर का नहीं है। यहां कहानी कुछ और भी है। बीजेपी इन दिनों कुनबा बढ़ाओ रणनीति पर काम कर रही है। उत्तराखंड में रोज आए ना आए दिन विपक्ष के घर से बीजेपी के घर आने वाले नेताओं का तांता लगा है, चुनाव खत्म होने के बाद भी। मगर कुनबा बढ़ाने के इस फेर में आपसी मतभेद की खबरें आ रही हैं, खबरें वायरल हो रही हैं। टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय नाराज हो गए। किससे? पूर्व विधायक दिनेश धने से। कभी दोनों के बीच में 36 का आंकड़ा रहा क्योंकि आमने सामने चुनाव लड़ा और दिनेश धने ने कभी किशोर उपाध्याय को चुनाव भी हराया। दोनों बीजेपी में हैं। ऐसी ही खबर हाल ही में आपको याद होगा कि दिलीप रावत की आई थी। दिलीप रावत कौन? विधायक हैं बीजेपी के लैंसडाउन से। उन्होंने कहा राम तेरी गंगा मैली हो गई। क्यों कहा? अनुकृति गोसाई जो हरक सिंह रावत की पुत्रवधू हैं, उनको बीजेपी में शामिल करवाया गया। ऐसी ही कई खबरें नाराजगी की सामने आ रही हैं। तो बीजेपी में खींचतान शुरू हुआ घमासान। आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर करना। तो क्या भाजपा में भीतर घात की बू आ रही है? भले ही भाजपा का कुनबा लगातार बढ़ रहा है, मतदान से पहले और बाद भी भाजपा में ज्वाइनिंग अभियान जारी है, लेकिन कुनबा बढ़ने से कहीं न कहीं आपसी मतभेद की खबरें भी सामने आ रही है। ताजा मामला टिहरी के विधायक किशोर उपाध्याय और पूर्व विधायक दिनेश धन्ने का है। दिनेश धन्ने वही हैं जो कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा में शामिल हुए थे, लेकिन सवाल ये है कि क्या जो बातें पार्टी स्तर में होनी चाहिए थी वो सोशल मीडिया और शिकायतों के माध्यम से हो रही है। वैसे तो अब तक 16,000 से अधिक कांग्रेस के साथ विपक्षी पार्टी के नेताओं ने भाजपा ज्वाइन कर ली है, लेकिन अब भाजपा में भीतर घात की बू आ रही है। बीते दिनों लैंसडाउन से विधायक दिलीप सिंह ने पार्टी के नेताओं को सोशल मीडिया में टैग करते हुए विपक्षी नेताओं की ज्वाइनिंग को लेकर राम तेरी गंगा मैली हो गई का एक पोस्ट किया था, जिसके बाद राजनीतिक तौर पर ये एक नाराजगी बताई जा रही थी। मगर अब एक बार फिर टिहरी से भाजपा विधायक किशोर उपाध्याय के टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडिया लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक एलजी जोशी को पत्र लिखकर पूर्व मंत्री दिनेश धन्ने के ऊपर छवि खराब करने के आरोप लगाए हैं। देखिए इस पत्र में उन्होंने जो लिखा है। एक बैठक में हमारे पूर्व मंत्री दिनेश धन्ने ने टीएचडीसी के निर्देशक का नाम लेते हुए उनको आरोपित किया है। पत्र में किशोर उपाध्याय और उनके समर्थकों को टीएचडीसी से करोड़ों रुपए के ठेके चलाने का आरोप लगाया है, जिनसे किशोर उपाध्याय ने अपनी छवि खराब होने का आरोप दिनेश धन्ने पर लगाते हुए फिलहाल उन्होंने कार्यकारी निर्देशक से इन संबंध में आपकी ओर से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने और टीएचडीसी में कौन कौन ठेकेदार कार्य कर रहे हैं और किसकी अनुशासन पकड़ रहे हैं, इसको अवगत कराने की बात का नया बवाल छेड़ दिया है। कांग्रेस ने इससे दल बदल के रुझान बताते हुए भारतीय जनता पार्टी में भीतर घात की शुरुआत बता दी। वहीं भाजपा के नेता इसे भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र की भूमिका को बता रही है। कांग्रेस पार्टी ये बात बहुत पहले से कहती आ रही है और लगातार कहते आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी अपने लिए खुद कील नोके बिछाने का काम कर रही है। जिस तरह से भर भर के विपक्षी दल के नेताओं को ले जाने का काम उन्होंने चुनाव जीतने के लिए किया, वो अपने लिए अब वो नुकसानदायक साबित हो रहा है। सारे भ्रष्टाचारी, व्याभिचारी, दुराचारी, बलात्कारियों को संरक्षण देने वाली भारतीय जनता पार्टी जब विपक्षी दल के नेताओं के सहारे अपनी चुनावी वैतरणी पार लगाने की कोशिश कर रही थी, तो आनन फानन में वो ये देखना भूल गई कि जो लोग जन्मजात एक दूसरे के
धुर विरोधी हैं उनको ले जाकर उसको कितना बड़ा नुकसान होगा। भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और पार्टी के भीतर लोकतंत्र मजबूती से कूट कूट करके भरा हुआ है। हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। हाँ, इतना जरूर है कि कहीं पर भी किसी बयान से, किसी बातचीत से पार्टी को नुकसान नहीं होना चाहिए और हमें अपेक्षा भी करते हैं अपने प्रत्येक कार्यकर्ता से, अपने प्रत्येक नेता से अपेक्षा करते हैं वो एक मर्यादित ढंग से व्यवहार करे और पार्टी को मजबूत करने का काम में लगा रहे। कहीं पर कोई इस प्रकार की बात आती है तो निश्चित रूप से पार्टी उसका संज्ञान लेती भी है और लेगी भी। ऐसे में सवाल ये कि क्या भाजपा विधायकों की टेंशन आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव की तो नहीं, तभी विपक्षी नेताओं के आने से उनकी कुर्सी छीनने का डर बना हुआ है। क्या हाईकमान जल्द इन पर एक्शन करके पार्टी का अनुशासन कायम रख पाएंगे या विपक्ष की आशंकाओं के तहत एक दिन उत्तराखंड कांग्रेस मुक्त तो होगा, लेकिन वो दिन भी करीब होगा जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ नेता कांग्रेस की तरफ लौटेंगे। तक की रिपोर्ट। तो बीजेपी में खींचतान शुरू हुआ, घमासान। सीधा रुख कर रहे हैं अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो तीनों आपकी स्क्रीन पर हैं। देवेंद्र भसीन साहब बीजेपी के अनुभवी चेहरे हैं, मथुरा दत्त जोशी जी कांग्रेस के अनुभवी चेहरे हैं और कुलदीप राणा जी अनुभवी पत्रकार हैं। तीनों अनुभवी हैं। तो सबसे पहले मैं बीजेपी के अनुभवी चेहरे भसीन साहब से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूंगा। भसीन साहब जी, किशोर जी का लेटर पढ़ा आपने? जी हाँ जी। मैं पढ़ दूं एक बार दोबारा से? आप पढ़ दीजिए, ऐसे पढ़ा है ना, पढ़ दीजिए। नहीं, आप क्योंकि प्रिंसिपल रहे हैं तो सर छात्र समझ लीजिए मुझे, मैं पढ़ देता हूं। जी जी। वो कह रहे हैं कि अभी एक बैठक में हमारे सम्मानित साथी पूर्व मंत्री श्री दिनेश धने जी ने आपका नाम लेते हुए मुझे आरोपित किया है कि मेरे एवं मेरे समर्थकों के टीएडीसी, मैं चाहूंगा प्लीज वो लेटर भी जरा स्क्रीन पर दिखाइए, और करोड़ों के ठेके चल रहे हैं, उसमें करोड़ों के ठेके चल रहे हैं उनके, जिससे मुझे गहन पीड़ा तो हुई है। अगर इस तरह की बातें लोगों के बीच तो मेरी छवि की गंभीर नकारात्मकता असर डाल रहा है। बैठक में आदरणीय जिला अध्यक्ष श्री राजेश नोटियाल जी उपस्थित थे। प्लीज लेटर प्ले कर पाएंगे पीसीआर? अतः मेरी अपेक्षा है कि इस संबंध में आपकी ओर से वास्तु स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए तथा मेरी यह भी अपेक्षा रहेगी कि आपके यहां कौन कौन ठेकेदार कार्य कर रहे हैं और किसकी अनुशंसा पर कर रहे हैं, मुझे अवगत करवाने का कष्ट करेंगे तो आभारी रहूंगा। भसीन साहब जी, क्या कहना चाह रहे हैं उपाध्याय जी? देखिए, उपाध्याय जी से मेरी बात हुई है, थोड़ी देर पहले ही बात हुई। हाँ, उन्होंने कहा कि मेरा कोई दिनेश जी से विवाद नहीं है, केवल एक प्रसंग सामने आया और मुझे लगा कि ये बात अगर कही गई है टीएडीसी के कार्यकारी निदेशक द्वारा, किनका? तो दिनेश जी और किशोर उपाध्याय जी का कोई विवाद नहीं है? नहीं, ये मैंने जो कहा ना आपसे, नहीं, मैं आपसे सिर्फ पूछ रहा हूं, थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर रहा हूं अपना। नहीं, विवाद की बात देखिए, अलग अलग लोगों लड़े हैं चुनाव, वो अलग विषय है, लेकिन जब एक पार्टी में आ गए हैं तो निश्चित तौर पर एक धारा में साथ साथ हैं और व्यक्तिगत तौर हाँ, पर यही धारा दिलीप रावत जी राम तेरी गंगा मैली हो गई, नहीं पापियों के पाप धोते धोते। अपनी बात उन्होंने कही, अपने तरीके से कही है। हाँ। लेकिन जहाँ तक ये विषय की बात जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, तो किशोर जी का ये कहना था कि चूंकि इस बैठक में ये विषय सर, ये आया, ठीक वैसा नहीं है कि जैसे माननीय पूर्व मंत्री और कांग्रेस के दिग्गज राजेंद्र भंडारी जी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और आपके प्रदेश अध्यक्ष ही नहीं है। ठीक वैसा ही है ना वजीर साहब? नहीं, वैसा नहीं है। देखिए, अच्छा, वैसा तो नहीं है। वैसा नहीं है। हाँ। पहली बात तो मैं साफ कर दूं कि अभी जो कांग्रेस की प्रवक्ता के द्वारा बड़ी बातें की जा रही थी, मुझे सुनकर बड़ी हैरानी हो रही थी। वो इसलिए हैरानी हो रही थी जब ये नेता कांग्रेस में थे तब तो बिल्कुल ठीक थे, अब जैसे ही कांग्रेस छोड़ के भाजपा में आ गए, नहीं, भसीन साहब ये वहां भी ठीक नहीं थे, ये आंदोलनकारी टाइप के सब। इन्होंने आंदोलन बगावत का बिगुल फूंक के तो आपके यहाँ है सर। ये कौन किसका? आप सबके कैरेक्टर सर्टिफिकेट तो आप लोगों के सामने है। मैं तो प्रवक्ता कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। हाँ। उन्होंने जो कहा कि ये सब गलत लोग हैं, तो मेरा यही कहना था जब भी आपकी पार्टी में थे हाँ। सब सही थे, कोई बलात्कारी नहीं था। अच्छा, ये अनुशासनहीनता के दायरे में आता कि नहीं आता? देखिए, ये मामला जो अब चूंकि
सार्वजनिक हो चुका है, तो निश्चित तौर पर जैसा कि हमारे प्रदेश महामंत्री आदित्य जी ने भी कहा है कि अगर कोई बात पब्लिक डोमेन में आई है तो निश्चित तौर पर प्रदेश जो नेतृत्व है इसका संज्ञान लेता है। नहीं तो फिर ये तो जांच की बात आ गई ना, ये तो ठेके वेके लेने देने का मामला लिख रहे हो। देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें दो बातें हैं। हाँ। एक तो किशोर उपाध्याय जी ने टीएचडीसी के जो कार्यकारी निदेशक हैं, हाँ। उनसे अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए कहा है कि वे बताएं वो किस अधिकार से पूछ रहे हैं उनसे। नहीं, किस अधिकार से पूछ रहे हैं सर? नहीं, क्यों नहीं पूछ सकते? नहीं, क्यों पूछेंगे वो दिनेश झले के बारे में जानकारी चाह रहे हैं कि आपके कितने बंदों के ठेके हैं? नहीं, अब मेरी पूरी बात होने दीजिए झलक जी, मेरी बात होने दीजिए। मेरा निवेदन ये है कि किशोर उपाध्याय जी ने टीएचडीसी के एडिशनल डायरेक्टर से पूछा है कि उनके कितने ठेके चल रहे हैं, मतलब हाँ। कि किशोर उपाध्याय जी के। एक बात नहीं, किशोर वो लिख रहे हैं सर, मैं जानता हूं मैं आपसे कम पढ़ा लिखा हूं, लेकिन वो साफ तौर पर लिख रहे हैं कि कौन कौन ठेकेदार कार्य कर रहा है और किसकी अनुशंसा पर कर रहा है। ये दूसरा इस लाइन का सर मतलब क्या हुआ? मैं उसी पे आ रहा हूं। पहला तो उन्होंने अपनी स्थिति को साफ किया कि आप बताइए कि मेरे कितने ठेके चल रहे हैं, हाँ। मेरे कहने पर कितने लोगों का चल रहा है। हाँ। फिर बाद में वो कहते हैं कि और किसके चल रहे हैं, हाँ। और किसकी अनुशंसा में चल रहे हैं। तो फिर वो किसकी अनुशंसा पर चल रहे हैं, वो क्यों जानना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, आरटीआई के जमाने में कोई बात नहीं पूछी जा सकती। अब किशोर उपाध्याय जी को आरटीआई लगाना नहीं आता होगा सर, उन्होंने तो पूरी जिंदगी आरटीआई लगा के, छोड़िए उस बात को। मतरादत जोशी जी, आपके तो पुराने साथी रहे हैं किशोर उपाध्याय जी, साथ में काम किया है दोनों ने, संगठन में भी प्रदेश अध्यक्ष थे, तब भी आप हैं, सर्वे सर्वा थे आप लोग। ये वसीम साहब ने एक नई बात बताई, बोले कि दिनेश हमारे साथ इस वक्त किशोर उपाध्याय जी भी कार्यक्रम का हिस्सा बन गए। आ रहा हूं मथुरा जोशी जी आपके पास। उपाध्याय जी, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? जी, तिलक भाई नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं सर? बढ़िया, मौज में। नहीं, मौज में होना भी चाहिए। मोदी जी की कृपा है और भाजपा की कृपा है, मौज में। नहीं, बहुत अच्छी बात है उपाध्याय जी, आप पहले भी मौज में थे, अब भी मौज में है, और हमारी शुभकामनाएं आप मौज में ही रहें। लेकिन उपाध्याय जी, ये आपने ये लेटर लिखा है, वो लेटर जो है वो बहुत वायरल हो रहा है। इस लेटर की सच्चाई तो क्या है वो आप ही बताएंगे, लेकिन ये इतना नाराज क्यों है आप? आपको कभी नाराज देखा नहीं हमने। देखिए, मैं नाराज नहीं हूँ तिलक जी। आप उत्तराखंड के जो भी सरोकार इशूज हैं, आप बहुत लंबे समय से उससे जुड़े हुए हैं। हमारे वो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री हैं। उन्होंने उस समय जब मैं अध्यक्ष था, कांग्रेस सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी जी। उन्होंने एक बात कही और मैंने इसको बहुत गंभीरता से लिया, और उन्होंने टीएचडीसी का नाम लिया। तो मैंने उनको 2 लाइन की चिट्ठी लिख दी कि भाई आप जो है, अब हमारे राजनीतिक सामाजिक जीवन में हमारी ईमानदारी छवि ही महत्वपूर्ण होती है। तो अगर इस तरह की कोई बात है तो आपको इस सार्वजनिक करना चाहिए कि दबाव डाल के या किसी तरह से, अगर मैंने या किसी ने भी वहां पर कुछ ऐसा काम किया है तो उसको आप जो है वो लोगों के सामने लाएं। जी। तो नाउ द इशू इज आई मीन इन द कोर्ट ऑफ टीएचडीसी। जी। तो वो इसमें अपनी बात बताएं। इसमें कोई वो थोड़ी है, ये कोई गुस्से वाली बात और वो नहीं है। नहीं, बिल्कुल। लेकिन उपाध्याय जी, आपने इस लेटर में एक बात और भी लिखी है, और मैं गलत हूँगा तो उसको दुरुस्त करेगा। आपने लिखा कि कौन कौन ठेकेदार कार्य कर रहा है और किसकी अनुशंसा पर कर रहा है। आप ये क्यों जानना चाह रहे हैं किसकी अनुशंसा पर हो रहा है? नहीं, इसलिए जानना चाहता हूँ कि उसमें ये कहा गया ना कि मैं और मेरे समर्थकों के वहाँ करोड़ों के ठेके चल रहे हैं। हाँ। तो जानना चाहिए इसमें बुराई क्या है। हाँ। तो पब्लिक डोमेन की बात है। जो टीएचडीसी की जो मनी है वो पब्लिक मनी है, किसी के अपने जेब की तो है नहीं। हाँ। और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी, यशस्वी प्रधानमंत्री जी। तो फिर ये बात कहाँ से आ गई कि आपके व्यक्तियों को ठेके दिए जा रहे हैं, इस तरह की बात? एक बात आई, उसमें मैंने चिट्ठी में आप पढ़ लीजिए, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कहाँ से आई, क्या आई जी। तो उसमें कोई बुराई थोड़ी है। एक उन्होंने अच्छे व्यक्ति हैं, उन्होंने एक अच्छी बात कही। हाँ। मुझे उन्होंने एक मौका दिया, जो यहाँ वातावरण में बहुत सी चीजें तैर रही होंगी तभी उन्होंने कहा होगा। हाँ। तो मैं तो उनका अंतर्मन से, हृदय से आभारी हूँ कि उन्होंने कम से कम पब्लिक डोमेन में एक चीज को ले आए हैं। हाँ। क्योंकि टीएचडीसी के बारे में बहुत सी चीजें हैं और ये
बल्कि मैंने जो 11 पॉइंट की चिट्ठी टीएचडीसी सीएमडी को लिखी है, चर्चा तो उस पर होनी चाहिए थी, नहीं, क्योंकि यहाँ पर टीएचडीसी के बारे में बहुत से संशय हैं। नहीं उपाध्याय जी, मैं क्योंकि लगातार इस बात को कहता भी रहा हूँ और सार्वजनिक रूप से मंचों से भी जब भी आपकी और हमारी बातचीत भी हुई, आप राज्य आंदोलनकारी पहले हैं और बाद में नहीं लोग उसका बुरा मानते हैं। अगर मैं नहीं होता और इंद्रमणि बडोनी जी को 2 बार राजेश पायलट जी से नहीं मिलवाता तो नहीं आंदोलन शुरू होता। अभी उसके गवाह हैं 2-4 लोग। आप काशी सिंह जी वगैरह से पूछ सकते हैं, त्रिवेंद्र कुमार जी से पूछ सकते हैं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ। नहीं तो मैं वही कह रहा हूँ ना कि जब आपकी छवि पर इस तरह से खुलेआम आरोप लगाए जा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं सवाल भी तो खड़ा हो रहा है ना कि आप फिर खामोश क्यों हैं? तभी तो मैं खामोश नहीं रहा। मैंने 2 लाइन की चिट्ठी लिख दी और उसमें जो है आपकी कृपा से उस पर मेरे बड़े भाई अगर देवेंद्र भसीन जी तो हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने बहुत से पत्रकारिता में बहुत से लोगों को खड़ा किया है। तो मेरा सौभाग्य है कि मेरे 2 लाइन पे अगर कुछ चर्चा हो रही है और ये राज्य के हक में है, राज्य के पक्ष में है। नहीं तो आपको क्या आपने पार्टी फोरम पर बात नहीं, उपाध्याय जी आपने पार्टी फोरम पर ये बात रखी क्या? मैंने उनको जो है, इसमें पार्टी फोरम इन्वॉल्व नहीं है ना, इसमें टीएचडीसी इन्वॉल्व है। और मैंने सूचित जो है हमारे जो माननीय अध्यक्ष जी हैं उनको भी कर दिया था कि मैंने ये चिट्ठी लिखी है जी। इसमें पार्टी फोरम वाला तो कोई इशू नहीं है। आप पूरे मामले की जांच की मांग चाह रहे हैं? नहीं, मैंने उसमें लिख दिया है, मैं जांच और इन सब में मैं नहीं जा रहा हूँ। देखो टीएचडीसी को ब्लैक एंड व्हाइट में जो मेरे 11 पॉइंट हैं और जो ये चिट्ठी लिखी है उनको स्पष्ट रूप से लोगों के सामने आना चाहिए। नहीं तो आप अनुशंसा की मांग कर रहे हैं ना कि भाई किसकी अनुशंसा पर ये जो ठेके दिए जा रहे हैं? तो अच्छी बात है, वो भी लोगों के बीच में आए ना। कि किसके कहने पर काम दिया जा रहा है, क्या हो रहा है, ये उसमें कोई बुराई थोड़ी है। पब्लिक तो फिर दिनेश धने इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं, मैं कहाँ से दूं? आपने बातचीत करने की कोशिश नहीं की? आपने जो है वो मेरे ख्याल से उचित व्यक्ति से आप ये सवाल नहीं पूछ रहे हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। ये तो वही कह सकते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ उसमें। चलिए, थैंक यू सो मच उपाध्याय जी, आपने इंडिया वॉइस के लिए वक्त निकाला। तो ये थे हमारे साथ टिहरी के विधायक, बीजेपी के चेहरे और कभी कांग्रेस के सबसे बड़े चेहरों में एक रहे, जो प्रदेश अध्यक्ष तक की कमान संभाल चुके किशोर उपाध्याय जी को आप सुन रहे थे। मथुरादास जोशी जी, पहले आप, फिर कुलदीप जी, आपके पास आ रहा हूं। सुना जोशी जी क्या कह रहे थे किशोर उपाध्याय जी? और इशारों की भाषा तो आप बेहतर समझते हैं जो किशोर जी इशारा कर रहे थे। साथ में काम किया आपने? मैंने निश्चित रूप से काम करने का हुआ और भाई आज से नहीं 1982 से। जोशी जी अगर फोन पास ले आएंगे तो सर आपकी आवाज सुन पाएंगे हम बेहतर तरीके से। नहीं, बहुत लंबे समय से। कौन सी इशारों की भाषा समझा रहे थे उपाध्याय जी, जरा प्लीज अगर विस्तार से समझा पाए। नहीं, आप इशारा जो किसके ऊपर था वो मैं ज्यादा समझेंगे, भी उसमें ज्यादा हो सके। मैं तो इतना कहना चाहूंगा कि उसमें बिल्कुल सही बात कही है। अगर राजनीतिक जीवन में किसी पर से कोई आरोप लगता है तो उसमें खुलासा होना चाहिए और आरोप लगाने वाले को भी सोच समझ के कहना चाहिए कि हो। तो मैं वही भसीन साहब से आरोप लगाने वाले भी बीजेपी में और जिन पर जो आरोप लगा रहा है वो भी बीजेपी में और जिन पर आरोप लग रहे हैं वो भी बीजेपी में। इसी में आ रहा हूँ मैं। ये सबसे इसमें पत्र को लिखने के बाद इसमें यही दिखाई दिया कि बीजेपी में जो आपस की खींचतान है उसकी पराकाष्ठा दी। आपसी झगड़ा है, की लड़ाई है, एक ही जनपद में कई जनपद। नहीं, खींचतान तो सर ये पुरानी है ना। हाँ, अन्य जनपदों में नहीं, फिर मैं सार्वजनिक मंच पे बोल दूंगा, फिर वो दिक्कत हो जाएगी। खींचतान किसने करवाई मैं नाम ले लूंगा उसका। नहीं, तिलक भाई वो अलग चीज है, वो छोड़ दे। आज की हम डिबेट कर रहे तो आज ही बात करें तो अच्छा है। नहीं जोशी जी, आप भी जानते हैं ना इनके बीच में तो खींचतान तो पुरानी है और इनकी खींचतान करवाने वाले कौन थे उनका नाम भी ले लेता हूं मैं। मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी ना कि पर्यटन मंत्री किसके आदेश पर बने थे और किसने प्रमोट किया था और उसके बाद किशोर उपाध्याय क्यों नाराज हुए थे, वो तो आप सब जानते हैं सर। मैं उससे पहले बता दूं आपको, 2002 से खींचतान है, कोई आपकी खींचतान नहीं। मैं और पहले, मैं मेरे से बेहतर कौन जानता है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ। आपकी सर आवाज में दिक्कत आ रही, प्लीज पीसीआर दोबारा से कनेक्ट करिएगा। जोशी जी का ऑडियो बहुत जरूरी है इस पूरे कार्यक्रम में क्योंकि बहुत दिलचस्प मसला है। कुलदीप जी, मैं माफी चाहूंगा देरी के साथ आया क्योंकि
उपाध्याय जी भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए थे। ये चल क्या रहा है? क्या बीजेपी के लिए, जो मुख्यमंत्री पहले ही आभास कर चुके थे कि यह ड्रामा कुछ ज्यादा बड़ा ना हो जाए कि भैया सब आ जाओ, जो विरोधी हैं आपस में चुनाव लड़े उनको भी कह रहे हो वेलकम, और अब देखिए ये ट्रेलर रुझान दिखाई दे रहे हैं। कुलदीप जी। देखिए तिलक, मैं एक छोटे से उदाहरण के साथ अपनी बात शुरू करूंगा, और पहले मैं उदाहरण रखूंगा कि आपको ध्यान होगा कि जब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हो रहे थे तो भाजपा ने तृणमूल कांग्रेस के कई नेताओं को, कई विधायकों को, सिटिंग विधायकों को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। ठीक, और उसके बाद चुनाव में क्या हुआ, ये सारे तृणमूल कांग्रेस के विधायक स्लीपर सेल, पॉलिटिकल स्लीपर सेल साबित हुए और भाजपा को मुंह की खानी पड़ी और ये दोबारा लौट करके अपनी पार्टी में चले गए। ठीक, अब आते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, उत्तराखंड में इस समय स्थिति ऐसी है कि एक तो हार्डकोर भाजपा है जो अटल आडवाणी और मोदी अमित शाह की पाठशाला से निकली हुई है जी। ठीक है, और दूसरी जो भाजपा है वो कांग्रेस की भाजपा है जो कांग्रेस से आए हुए तमाम नेता जो हरीश रावत की पाठशाला से, स्वर्गीय इंदिरा हृदय जी की पाठशाला से, या अब तो खैर यशपाल आर्य जी हरीश रावत जी के साथ आ गए, वरना कभी 2007 में इनका भी प्रतिष्ठा आंकड़ा था, इनकी पाठशाला से, हरक सिंह रावत की पाठशाला से, प्रीतम सिंह की पाठशाला से, इन तमाम पाठशालाओं से निकले हुए हैं। ठीक है, अब हरीश रावत जी की पाठशाला जिसमें वो कहते हैं कि उजाड़ बल, तो ये जो कांग्रेस में जिन उजाड़ बलों को अभी तक अपने उसमें रखा हुआ था बंदर में बांध करके, अब ये सारे भाजपा में आ गए हैं। ठीक है, और भाजपा में ये दो बन चुके हैं। ठीक, अब जो मेन लड़ाई है ये है राजनीति में वर्चस्व की। किशोर उपाध्याय, दिनेश धने, धन सिंह नेगी, ये तीनों टिहरी सीट से विधायक रहे हैं। ठीक है, और अब ये तीनों के तीनों, ये कांग्रेस है, अब ये तीनों के तीनों भाजपा में हैं। ठीक नहीं, ये देखिए ना बद्रीनाथ जैसे उदाहरण के तौर पर। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ बद्रीनाथ है। वहाँ वो जोत सिंह बिश्व, वो क्या नाम है, प्रीतम पवार, मतलब कहीं भी देख लीजिए आप। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो ये अब भाजपा में सीट युद्ध की शुरुआत हो गई है, क्योंकि ये वर्चस्व की जंग है और ये सीट युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। और अगर यही बात है जोशी जी, ये शीत युद्ध है, आप कुछ बता रहे थे उस वक्त, आवाज आपकी अगर इसको नियंत्रण नहीं किया गया तो आप देखिए ना, उत्तर का ये कुरोला से मालचंद भाजपा में, कांग्रेस से भाजपा में आ गए, विजयपाल सजवान भाजपा में आ गए। ठीक है, ऐसे बद्रीनाथ से आ गए। ठीक है, लैंसीडॉन से जिन्होंने 2022 में चुनाव लड़ा वो भाजपा में आ गए। तो अब ये अपनी राजनीतिक जमीन, अपनी राजनीतिक वर्चस्व को वसीम साहब आ रहा हूं, लेकिन जोशी जी पहले आप। जोशी जी, ये तिलक भाई, ये क्या लगता है आपको, ये क्यों ये सब कुछ हो रहा है? तिलक भाई, आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, आपने किशोर उपाध्याय जी को भी सुना, भसीन साहब को भी सुना। मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की आपसी खींचतान की पराकाष्ठा हो रही है, और ये एक ही जनपद में नहीं है, कई जनपदों में है। और किशोर उपाध्याय जी ने बिल्कुल सही बात कही है। उन्होंने अगर पत्र लिखा है, अगर कोई किसी की प्रतिष्ठा पर चोट करने का प्रयास करेगा तो निश्चित रूप से हर आदमी को अपनी अपनी सफाई देने का अधिकार है। उन्होंने पूछा है कि भाई मेरे कहने पे कितने ठेके मिले हैं, अन्य लोगों को से कितने ठेके मिले हैं। और पहली बात तो ये, एक बात ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता किस तरीके से ठेकेदारी के लिए लड़ रहे हैं। आप देख एक काम ये भी है, कितना मतलब राजनीति को निचले स्तर पर उतार दिया है। ये ठेकेदारी वाला मसला है क्या? नहीं, जोशी जी आए, ठेकेदारी वाला मसला नहीं है। नहीं अरे साहब, नहीं, पत्र की भाषा तो यही कह रही है ना कि मेरे कहने पे कितने ठेके मिले और उनके कहने पे कितने ठेके मिले। वो कह रहे हैं कि मैं पार्टी फोरम पे क्या बात करूं, ये तो जांच का विषय, अनुशंसा बता दीजिए भैया किसको किसके कहने पर ठेके मिले। और जोशी जी कह रहे हैं मसला ठेकों का ही है, ये अब सामने आ गया। चलो ये दो बातें हैं इसमें। पहली तो किशोर जी ने एक बात कही थी कि उन्होंने इस बारे में माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को बता दिया है और उनके संज्ञान में विषय है। अब जैसे कि मैंने भी कहा आपसे कि प्रदेश स्तर पर संज्ञान जरूर लिया जाएगा। अब आगे इसमें क्या निर्णय हुआ ये तो माननीय अध्यक्ष जी तय करेंगे, लेकिन जहाँ तक ये प्रसंग है
इसमें किशोर उपाध्याय जी ने अपनी स्थिति को साफ करने के लिए ये पत्र लिखा है। एक बात। नहीं, वो खुद ही बता रहे हैं ना कि कह रहे हैं मेरे को जानने कौन कौन ठेकेदार है, इसमें मेरा जानने का अधिकार है। ठीक है, इसमें तो दो राय की बात नहीं है। अगर कहीं पे कोई ठेकेदारी हो रही है और अनुशंसा के आधार पर हो रही है तो मैं समझता हूँ कि ये ट्रांसपेरेंसी का मसला है, इसमें छुपाने की बात नहीं, दिनेश झने ने ऐसा क्यों कहा? नहीं जोशी जी, दिनेश झने फिर ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? और वो कह रहे हैं जोशी जी की भैया जांच करवा लो ना, वो सही तो कह रहे हैं जोशी जी। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं इतना कह रहा हूँ कि कितना झगड़ा होगा भाजपा में। अब आप देख लीजिए, ये तो सतह का झगड़ा है, जमीनी स्तर पर झगड़ा आ गया है। हाँ। पहले तो इनके यहाँ झगड़ा है कि 4 मंत्रिमंडल में पद खाली पड़े हैं, ये उसको नहीं भर पा रहे हैं। दूसरी बात है कि दायित्वधारियों को सही टाइम पर दायित्व नहीं दे पाए, भसीन साहब को ही 2 साल इंतजार करना पड़ा। और अब आप देख लीजिए, विधायकों में, पूर्व मंत्रियों में या कार्यकर्ताओं में वर्चस्व की लड़ाई इतनी सतह पर आ गई कि भाई ये ठेका तेरा, ये ठेका मेरा, इसका झगड़ा सामने आ रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा की स्थिति क्या होगी। इतनी जबरदस्त अंतर कलह से भाजपा जूझ रही है और किस तरीके से इसका समाधान भाजपा करेगी, क्या कहेगी? अनुशासनहीनता है कि नहीं, बता दीजिए। मैं एक बात साफ कर दूं, एक बात को कि भारतीय जनता पार्टी का अपना काम करने का तरीका है। जो लोग आए हैं या जो लोग हैं, अगर पार्टी की रीति नीति के अनुसार उनको उसमें काम करना होगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने इंटरव्यू में भी कहा कि जो लोग आए भी हैं तो उनको पार्टी की संस्कृति के हिसाब से ही आगे चलना होगा, और जो लोग नहीं चल पाएंगे छन जाएंगे। तो उनके लिए छन जाएंगे वसीम साहब, एक मयान पर 2 तलवारें कैसे रह लेंगी? यहाँ तो मसला था वही है ना, कुलदीप जी गलत तो नहीं कर रहा, एक मयान में 2 तलवारों वाला मसला है ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो नहीं, दिक्कत तो है वसीम साहब, दिक्कत नहीं है तो ये बवाल क्यों होता? ये तो ट्रेलर है कुलदीप जी, बवाल होगा तो ट्रेलर आ गया होगा और कोई पार्टी की लग जाएगा, अन्य जनपदों में क्या हाल होगा, निर्णय लेगा। तो पार्टी जो है सक्षम है करने के लिए। इसलिए जो लोग भी आए हैं उनको पार्टी रीति नीति को सारी काम करना होगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं हर रीति नीति उत्तराखंड में सबने देखी है सर, अब क्यों बेवजह? नहीं, ये 56 इंच के सीने वाले तमंचे पर डिस्को करवाने वाले, उन्होंने तो पूरी भाजपा को डिस्को करवाया ना सर। ये तो सबने देखा। निकाला ना उनको, नहीं कहाँ निकाला सर? वो नोटिस जारी करना निकालना थोड़ी ना होता है। नहीं, बाहर निकाला, माफी आज भी पार्टी में है, आज भी पार्टी के आप वसील साहब उनसे माफीनामा निकलवा दीजिए, वही काफी है। पार्टी में सक्रिय सदस्य। अरे जोशी जी तो भुक्तभोगी है, जोशी जी तो भुक्तभोगी है। नॉट रीचेबल कर देते थे नंबर इनके संगठन में नेता, बोलते थे ना इनका फोन नहीं उठाएंगे हम, बोले इनको रहने दो। अब कई बार हुआ जोशी जी जैसे, मतलब कई नेता जो अब आपके यहां आ गए, हमने बोला कि उन्होंने ऐसा उनके जो शब्द थे वो मधुर शब्द बोलते हैं, तो उन्होंने ऐसा कहा, बोले नहीं उनके बवाल में नहीं पड़ना, बोले ना बाबा ना, उनके वो बाद में फोन कर देते हैं। आप उनसे माफीनामा लिखवा के दिखा दीजिए वसीम जी। देखिए सादिक माफी मांग चुके हैं, माफी महत्वपूर्ण होती है, टिकट नहीं दिया और आज भी वो भारतीय जनता पार्टी के ये कह रहे हैं हम अनुशासनहीनता, और यही किशोर उपाध्याय जी अनुशासन का पाठ पढ़ाते पढ़ाते जो है उनकी बलि ले ली कांग्रेसियों ने, इन्हीं किशोर उपाध्याय जी की। और ये कह रहे हैं अनुशासन, और वो कह रहे हैं कि नाम बताओ मुझे। अब बताइए कुलदीप जी, मैं गलत तो नहीं कह रहा ना? नहीं, बिल्कुल आपने सही बात कही। देखिए कांग्रेस में जिस मुखरता को वहां अभिव्यक्ति की आजादी या स्वतंत्रता कहा जाता था, हाँ। अब वही अभिव्यक्ति की आजादी भाजपा में आए हुए कांग्रेसियों के माध्यम से एक मुसीबत खड़ी हो रही है, हाँ। और भाजपा प्रवक्ता भगत सिंह जी ने भी एक बहुत बड़ी बात कही थी, लगी आपने गौर किया हो कि उन्होंने कहा कि जो भाजपा की रीति नीति के अनुसार काम करेंगे, हाँ। वो छन जाएंगे। ठीक है, अच्छा दूसरी बात यह है कि जहाज सिर्फ इसलिए नहीं डूबता है कि उसमें छेद हुआ है, कभी कभी जहाज ओवरलोड की वजह से भी डूबता है। और इस समय भाजपा का जहाज बहुत ज्यादा ओवरलोड हो चुका है, ओवरलोड हो गया है, मामला ओवरलोड हो गया है सर। और इसमें पिस रहा है। अब ऐसा ना हो कि जो बात कुलदीप जी कह रहे हैं, इस निष्कर्ष पे मैं इस कमेंट को और छोटे से होमवर्क के साथ छोड़ के जा रहा हूं, ऐसा ना हो कि इस जो ओवरलोड मामला हो गया है उसमें एक और हैवीवेट है, एक और हैवीवेट, वो कौन सा उजड़ू बैल क्या कुछ कहा था कुलदीप जी ने, वहां पे सांप और नेवले वाला मसला भी है। और कहीं ऐसा ना हो कि वहां एंट्री हो गई तो फिर वो तो जहाज तो डूबेगा, क्योंकि उनकी कलाकारी इसी में ही है, उनकी कलाकारी इसी में ही है।
मेरी बात समझ रहे बसीन सर? मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मानक तय होने चाहिए। मानक, एक बात तो मैं मान गया बसीन सर, चाहे कुछ भी हो, कुलदीप जी माननी पड़ेगी, जोशी जी माननी पड़ेगी। जो कहते थे सत्ता मेरी जूते की नोक पर, धारी देवी की कसम मंत्रालय नहीं लूंगा, उनको घुटनों पर ला दिया। पहले जोशी जी के उन्होंने कहा कि 8x8 के कमरे में बाहर गेट पे खड़ा करो, फिर 8x8 के कमरे में फोटो खिंचवाया और बोले कि जाओ, हो गई कांग्रेस में ज्वाइनिंग। अब ये बाहर गेट पे खड़ा करके रखे उनको, बोले कि अभी नहीं खोलेंगे गेट। बताइए, ना इधर के रहे ना उधर के। नहीं, आधा गेट खोल दिया है। हाँ, नहीं वो पूरा खुल जाएगा, कोई टेंशन नहीं बसीन साहब। लेकिन ओवरलोड वाला मामला समझ लीजिएगा, कुलदीप जी ने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है। बाकी आप लोगों का विवेक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जोशी जी आपका भी, कुलदीप जी आपका भी, और बसीन जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय उत्तराखंड।